तो पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन को सजाने की व्यवस्था होती है। किसी परमाणु के सभी इलेक्ट्रॉन को उसके कक्ष, उपकक्ष और कक्षक में सजाने के तरीके को ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो है कक्ष के आधार पर 18 के बाद आप जाएंगे तो वो जो कॉन्सेप्ट है हमारा उस पर थोड़ी गड़बड़ी होने लगती है। तो हम उपकक्ष के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना प्रारंभ करते हैं और सोचते हैं कि कैसे लिखें इसको। तो इसके लिए हमें एनर्जी लेवल को थोड़ा समझना होगा, ऊर्जा स्तर कि किस उपकक्ष की एनर्जी अधिक होती है और किस उपकक्ष की एनर्जी कम होती है। ये बात हमें समझ में आ जाएगा, फिर हमें इलेक्ट्रॉन को सजाना आ जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना बेहद ही आसान है, कोई बड़ी मुश्किल वाली काम नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एनर्जी लेवल क्या होता है और किसका ज़्यादा किसका कम होगा। तो K L M N O P Q, जैसा कि हम जानते हैं कि अब तक जितने भी परमाणुओं का आविष्कार हुआ है, जितने भी परमाणुओं का खोज हुआ है, प्रकृति में वो पहले से ही विद्यमान थे, वैज्ञानिकों ने पता लगाया। तो उन सभी परमाणुओं में जो अधिकतम कक्षों की संख्या हमें प्राप्त हुई है वो 7 है और उनके नाम हैं क्रमशः K L M N O P Q। और कक्षों के जो नाम है वो कैपिटल लेटर से दिखाए जाते हैं, तो मैंने यहाँ पे दिखाया भी है। और ये बात पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि जिस कक्ष का जो नंबर है उसके अंदर उतने ही उपकक्ष होते हैं। 100 ऑर्बिट का जो नंबर होता है, उपकक्ष की जो संख्या होती है वो किसी कक्ष के अंदर कितनी होती है, तो कक्ष जितने नंबर पे होगा उसके अंदर उतना ही उपकक्ष होता है। यानी अगर यह पहला कक्ष है K, फर्स्ट ऑर्बिट है, तो इसके अंदर एक ही उपकक्ष होगा और उसका नाम था 1s। क्या नाम था? 1s। अगर ये दूसरा ऑर्बिट है, दूसरा कक्ष है, तो इसके अंदर 2 उपकक्ष होंगे और पहला होगा 2s और दूसरा होगा 2p। याद आ रही? तो इस तरीके से हमने अलग अलग कक्षों में उपकक्ष हमें दिखाने हैं। तो इसमें 3 होगा, s, p और d। और आपको याद होगा कि हम जो यहाँ नंबर लगा रहे हैं, 2 2 यहाँ 1 यहाँ 3 3 3 लगाने वाले हैं, इसका अर्थ क्या था? तो ये जो s और p है ये दूसरे ऑर्बिट में है, ये बताने के लिए या समझने के लिए हम यहाँ पे 2 लगा रहे हैं। ये 1 किसको रिप्रेजेंट करता है? फर्स्ट ऑर्बिट को, k ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या लगाऊंगा? 3। आ रही बात समझ? तो वैसे ही चौथे में कितना होगा? 4। क्या क्या हो जाएगा भाई? 4s 4p 4d 4f। ठीक है, तो s p d f 4 उपकक्ष हैं, चारों चौथे नंबर कक्ष में, चौथे सेल में, 4th ऑर्बिट में। और वो कौन कौन है? 4s है, 4p है, 4d है, 4f है। ठीक है, ऐसे ही पांचवें के लिए सोचिए, 5 होगा कौन कौन? s p d f g। और चूंकि ये सभी 5वें कक्ष में हैं इसलिए सबके पहले आप क्या नंबर लगा दीजिए? 5। ठीक है, इस तरीके से। ठीक इसी प्रकार से छठे के लिए क्या हो जाएगा? S P D F G और H। ठीक है, तो क्या बना? इसको 6x कर देंगे, इसको 6p, इसको 6d 6f 6g और 6h। ठीक है, और 7वें में 7 उपकक्ष होता है, कौन कौन? S P D F G H और I। और सभी के पहले हम लोग ये जो 7 नंबर है इसको हम लोग लगा रहे हैं। ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये 7वें ऑर्बिट में है। ठीक है, ओके। तो अगर कक्ष के आधार पर देखा जाए, ऑर्बिट के एनर्जी लेवल की बात की जाए, तो सबसे कम एनर्जी K का होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि K L M N O P Q, इन सभी कक्षों में सबसे कम एनर्जी वाला कौन है? सबसे कम ऊर्जा किस ऑर्बिट का होता है? तो हमारा आंसर होगा K। और जैसे जैसे आप बाहर जाएंगे, सेंटर से, न्यूक्लियस से बाहर की तरफ जाएंगे, वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो K की एनर्जी सबसे कम होगी,
L का उससे ज़्यादा होगा, M का उससे भी ज़्यादा होगा। ठीक इसी प्रकार आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई कक्ष की बात और इसके एनर्जी लेवल की बात। लेकिन 1s 2s 2p यहाँ पे अगर बात किया जाए कि 2s में और 1s में किसकी एनर्जी अधिक होगी, अगर बात किया जाए कि 4s में और 3s में एनर्जी किसकी अधिक होगी, तो हमें बताना मुश्किल है थोड़ा सा। इसके लिए हमको फिलहाल उसको आप ट्रिक कह लीजिए। आप 11वीं क्लास में जाएंगे तो आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, या आप अगर 11वीं में हैं या 12वीं में हैं तो आपको आपके बुक में ये वाला ट्रिक मिल जाएगा। और एक तरीका है एनर्जी लेवल को दर्शाने का कि किस ऑर्बिट का एनर्जी अधिक होता है, किस उपकक्ष का ऊर्जा कम होता है और किसका ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो 4s है, यहाँ 3d है, इसमें किसकी एनर्जी ज़्यादा है, किसकी एनर्जी कम है। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं कह सकते कि जो पहले आ रहा है उसकी एनर्जी कम है और जो बाद में आ रहा है उसकी एनर्जी अधिक है। ये ट्रेंड यहाँ पे बदल सकता है और बदलता भी है। जैसे यहाँ था कि पहले कक्ष K है, उसके बाद L है, फिर M, फिर N, फिर O, P, Q ऐसे है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे एनर्जी बढ़ती जाएगी कक्ष का। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे सोचें कि सबसे कम एनर्जी इसका है, इससे ज़्यादा इसका, फिर इसका, फिर इसका, ऐसे लाइन से अगर आप बैठाते चले जाएं तो बहुत भारी गलती करेंगे आप। ठीक है, तो किसकी एनर्जी सबसे कम है और किसकी एनर्जी सबसे अधिक है, इसके लिए वो तरीका क्या है उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो एक एरो है जो आपको इस तरीके से कैंसिल करना पड़ेगा। देखिए इसे मैं कैसे काट रहा हूँ, ये एक एरो है जो 1s को ऐसे काटा। ठीक है, यही एरो जो है सो कैसे पीछे जाएगा और फिर 2s ऐसे कटा, फिर यहाँ पे ये दोनों ऐसे काटे जाएंगे, फिर ये दोनों ऐसे काटे जाएंगे, ये तीनों एक साथ अब ऐसे काटे जाएंगे, फिर ये तीनों एक साथ ऐसे काटे जाएंगे, और फिर ये चारों एक साथ काटे जाएंगे, फिर 3 ये एक साथ कटेंगे, फिर ये 3 एक साथ कटेंगे, फिर ये 2 एक साथ कटेगा, फिर ये 2 एक साथ कटेगा, फिर एक ये साथ एक कटेगा और फिर ये फाइनली एक कटेगा। ठीक है, तो ये जो मैंने एरो से इसको मैंने कटिंग किया है, इसकी सहायता से आप बता सकते हैं कि किस उपकक्ष की ऊर्जा कम है और किस उपकक्ष की ऊर्जा अधिक है। अब जैसे 1s, सबसे पहले ये 1s कटा तो 1s की एनर्जी जो है सो कि वो कम हो। इसके बाद कौन कटा, तो 1s के बाद ये जो एरो है, ऐसा समझिए कि तीर एक ही है, ये बार बार ऐसे जो है सो कि घूम कर वापस आकर के उसे कट कर रहा है। तो ये जो तीर है ऐसे वापस गया, फिर 2s को काटा, तो जो बाद में कटा उसकी एनर्जी अधिक, जो पहले कटा उसकी एनर्जी कम। तो अगर पूछा जाए कि 1s और 2s इन दोनों में एनर्जी किसकी ज़्यादा है, तो हम बोलेंगे 2s की एनर्जी ज़्यादा है। 2s की जो एनर्जी है वो क्या है, अधिक है। क्यों, क्योंकि 2s बाद में कटा है और 1s पहले कटा है। ठीक है, हमसे यदि पूछ दिया जाए कि 3s और 4s में किसकी एनर्जी अधिक है, तो देख लीजिए 3s यहाँ है और 4s यहाँ है। ठीक है, तो ये जो है 3s यहाँ पे कटा होगा, ये तीर वापस गया होगा, तब 3p कटा होगा, फिर 4s कटा होगा। तो 3s कटने के बाद 3p कटा, फिर उसके बाद 4s कटा, तो ज़्यादा एनर्जी 4s की होगी और 3s की एनर्जी कम हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है, जिधर मुंह खुला उधर क्या बड़ा और इधर छोटा हो जाए। अच्छा, हमसे पूछ दिया जाए कि बताओ 4s और 3d, देखिए 4s और 3d इन दोनों में किसकी एनर्जी अधिक है, तो देखिए 4s यहाँ है और 3d यहाँ है। ठीक है, 4s यहाँ 3d यहाँ, तो ये वाला जो एरो है ऐसे आया, 4s कट गया। ठीक है, अब 4s कट गया, इसके बाद ये फिर वापस जाएगा, फिर इधर से आएगा तब ना 3d कटेगा, फिर 3d कटेगा, 4p, फिर 5s। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 4s कटने के बाद 3d कट रहा है, तो 3d की जो ऊर्जा होगी, 3d की जो एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी 4s से, क्योंकि 4s पहले कटा। ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो 4s पहले कटा, इसकी एनर्जी कम, और 3d बाद में कटा, इसकी एनर्जी ज़्यादा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा रुकना है मुझे। क्या जो हम लोगों से गलती होती है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय कक्ष के आधार पे, अगर देखा जाए तो मैं आपसे पूछूं कि ये जो ऑर्बिट m है और n है,
इन दोनों में किसकी एनर्जी ज़्यादा है? तो ऑब्वियसली n की एनर्जी ज़्यादा होगी, क्योंकि ये m के बाद आता है, तो इसकी ऊर्जा अधिक होगी। तो कक्ष n की ऊर्जा कक्ष m की ऊर्जा से अधिक होती है। लेकिन ध्यान से देखिए, जो कक्ष n में फोरेस है, ये फोरेस कहाँ है? n में है। तो जो उपकक्ष फोरेस ये चौथे कक्ष में है, उसकी एनर्जी कम है उस उपकक्ष से 3D से जो तीसरे कक्ष में है। ये बात समझिए, थोड़ा ध्यान से देखिए। m की जो एनर्जी होती है वो कम होती है, n की एनर्जी ज़्यादा होती है। जो चौथा जो ऑर्बिट है n, वो m के एनर्जी से ज़्यादा होता है। लेकिन जिस कक्ष की एनर्जी ज़्यादा है उसके उपकक्ष फोरेस की एनर्जी कम है किससे? तीसरे कक्ष यानी m वाले कक्ष में उपस्थित उपकक्ष 3D से। और यहीं पे गड़बड़ी होता है। जब हम लोग इलेक्ट्रॉन को अरेंज करते हैं तो इसकी कैपेसिटी होती है 18, इसका 8, इसका 2। ये बात समझ में आ रही है आपको? तो यहाँ पे जब तक 18 पूरा नहीं होता तो हमें लगता है कि बढ़ते जाना चाहिए, लेकिन तब तक होता क्या है कि जो चौथा कक्ष n है, इसमें जो फोरेस है उसकी एनर्जी कम होती है, तो इलेक्ट्रॉन इसमें पहले भरने चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले वहीं जाना चाहते हैं जहाँ पे एनर्जी कम होती है। तो यहाँ 3D में वो नहीं आएंगे, पहले फोरेस में आएंगे, भले ही वो चौथे कक्ष में है, क्योंकि इसकी एनर्जी इस स्पेस का जो एनर्जी है वो कम है। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहले आते हैं, जिसके कारण हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है कक्ष के आधार पे वो थोड़ा गड़बड़ होने लगता है। और जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। अच्छा, तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था कि फोरेस और 3D, तो फोरेस पहले कटा होगा, फिर उसके बाद 3D कटा होगा। ये बात समझ में आ रही है? तो फोरेस की एनर्जी कम होगी, 3D की एनर्जी अधिक होगी। ठीक है, तो कोई बड़ी इसमें मतलब शक संदेह वाली बात नहीं है कि जो है सो कि किसकी एनर्जी कम होगी, किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। आप यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए, पहले ये कटा होगा, फिर ये कटा, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे आया, और जो पहले कटा है उसकी एनर्जी कम होगी, जो बाद में कटा उसकी एनर्जी अधिक होगी। ये बात आप समझ लीजिए। और एक ऐसे आप एक लाइनर बनाइए, एक ट्रेंड इसका बनाइए कि पहले कौन कटा है, और उस लाइन को आप याद रखिए। तो मैं आपको बेसिक 1 to 30 के बाद भी आप कर सकते हैं, वो मैं बता दूंगा आपको, लेकिन 1 to 30 जो है सो कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपके दिमाग में आना चाहिए कि हमें कैसे लिखने हैं। और जितने भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 1 से 30 के बीच में, सबके रीजन्स भी आपको पता होना चाहिए कि ऐसे ही क्यों होते हैं। क्योंकि मैंने जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको कई बार से कि जो भी नेचर में है वो पहले से है। जितने भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स है वो पहले से ही ऑर्बिट, सब ऑर्बिट, ऑर्बिटल में वहाँ पे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। जो उनको चक्कर लगाना है, जो उनको घूर्णन करना है, वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। हम उनके बारे में स्टडी करके सिर्फ ये बताते हैं कि उनकी स्टेबिलिटी किस में है, उनका स्थायित्व तो किस स्टेट में है, किस तरीके से और करके स्टेबल रहते हैं, वो पता करके हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिखते हैं और एक्सप्लेनेशन देते हैं, व्याख्या देते हैं कि हाँ भाई ऐसा ऐसा रीजन है जिसके कारण इस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन हम लोग बाहर से निकाल के उसमें भरते हैं। ठीक है, एक रीअरेंजमेंट है उसका। ठीक है, ओके। तो अगर मैं बनाऊं यहाँ पे, तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो कौन कटा है? 1s। ठीक है, आप थोड़ा सा खुद से भी अरेंज कीजिएगा और इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि हो क्या कि आपको याद हो जाए ये लाइन। ठीक है, क्योंकि एनर्जी अगर लेवल याद रहेगा तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने में सुविधा होगी। पहले कटा कौन सा? 1s, फिर इसके बाद कटा है 2s, फिर इसके बाद 2p, फिर इसके बाद 3s कटता है, फिर इसके बाद 3p, फिर इसके बाद 4s, तब जो है सो कि 3d। देखिए ध्यान से, यहाँ पे 1s है और 1s की एनर्जी 2s की एनर्जी से कम है, यानी 2s की एनर्जी 1s की एनर्जी से ज़्यादा है। फिर इसकी एनर्जी कम है 2p से। जैसे जैसे एनर्जी बढ़ते जा रहा है, इसी के अनुसार जो मैंने यहाँ पे काटे थे उसी के अनुसार मैं लिखा हूँ। ठीक है, तो ये जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इन उपकक्षों की एनर्जी क्या हो रही है? बढ़ते जा रही है, ऊर्जा बढ़ते जा रही है। ठीक है, और कटने के अनुसार ही मैंने यहाँ पे देखिए 4s और 3d को लिखा है। 4s की एनर्जी 3d की एनर्जी से कम होता है, इस बात को ध्यान रखिए।
मैं बार बार यहाँ पे रिपीट कर रहा था, यहाँ भी मैं बोल रहा हूँ कि 4s की एनर्जी 3d से कम होती है। ऐसे देख के ट्रेंड क्या लगता है, दिमाग में ट्रेंड क्या आता है कि 1s है, 2s 2p है, फिर 3s 3p 3d होना चाहिए था, फिर 4s 4p 4d होना चाहिए था, 4s होना चाहिए था, फिर 5s 5p 5d 5 उसका चलना, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, जैसे आप के एल एम एन ओ पी क्यू का ट्रेंड याद कर लिए, वैसे सारे कक्षों का जो उपकक्ष है उसको लाइन से आप अरेंज कर दें और एनर्जी लेवल सही सही मिल जाए, उस रास्ते पे आप मत जाइए, गलत ट्रैक पकड़ लेंगे आप। ठीक है, और गड्ढे में गिरेंगे। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को ध्यान रखिए, ये कैसे कटा है, जो पहले कटा उसकी एनर्जी कम होगी और जो बाद में कटा उसकी एनर्जी अधिक होगी, और ऐसे आपको एक पैटर्न तैयार करना है। ठीक है, ये आपको बहुत हेल्प करेगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को लिखने में, ये ध्यान रखिएगा। तो ये जो है आपको ट्रेंड याद होना चाहिए। अच्छा, अब जो है सो कि मैं आपको थोड़ी सी बात बताऊंगा कि हमें इस चीज़ की आवश्यकता क्यों पड़ रही है कि किसकी एनर्जी कम और किसकी एनर्जी ज़्यादा है। ठीक है, और इससे हमारा क्या लेना देना है। तो आपको मैं साफ साफ बता दूं कि एनर्जी जिसकी कम होती है, जिस उपकक्ष की ऊर्जा कम होती है, वहाँ इलेक्ट्रॉन पहले जाना चाहते हैं, और जिस उपकक्ष की एनर्जी ज़्यादा होती है वहाँ इलेक्ट्रॉन बाद में जाते हैं। वहाँ जाना नहीं भी चाहते हैं तो मजबूरन आपको उनको वहाँ जाना पड़ेगा। ठीक है, और इसी के अनुसार इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में, ऑर्बिटल में, सब ऑर्बिट में अरेंज रहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा रिलेशन पे थोड़ा सा टाइम देना चाहूँगा। स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू एनर्जी, या एनर्जी को भी आप इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू स्टेबिलिटी कह सकते हैं। ये जो रिलेशन है ये नेचर का रिलेशन है, ये नेचर के साथ होता है। ये कहता है कि स्टेबिलिटी जो होता है, अस्थायित्व, संपन्नता, ये जो चीज़ होती है वह ऊर्जा के व्युत्क्रमानुपाती होता है। स्टेबिलिटी इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनेट टू द एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, ऑफ अ बॉडी, ऑफ अ पार्टिकल, ऑफ अ नेचर, कोई भी चीज़। ठीक है, कोई भी चीज़ आप ले लीजिए, उसकी एनर्जी जितनी ही अधिक होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी। उल्टा रिलेशन, ये नीचे ये ऊपर है। ठीक है, तो एनर्जी का बढ़ना किसी चीज के अस्थायित्व को कम करना है, ये रिलेशन यही कहता है। ठीक है, और किसी के एनर्जी को कम करना तो उसके अस्थायित्व को अधिक करना, ज़्यादा स्टेबल करना, ये बताता है। ठीक है, मैं 2-3 एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा कि आपने वाटर को देखा होगा, जल, पानी, तो उसमें एक खासियत होती है कि जब उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है तो खौलता है, तो उसके मॉलिक्यूल्स का, उसके अणु का, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, उसको इमेजिन करिए कि उसके पास क्या हलचल है, क्या बेचैनी है। उसकी जो बेचैनी है उसका कारण पता है क्या है? उसकी एनर्जी। उसके पास इतनी एनर्जी है कि उसके पार्टिकल्स पूरा बेचैन है, परेशान है, अस्थायी तो नहीं है। जैसे जैसे वो पानी ठंडा होगा, गर्म करके आपने रख दिया, वो पानी ठंडा होगा, धीरे धीरे मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स का जो स्पीड होता है वो कम होते जाता है, और जितना पानी ठंडा होता जाएगा उसकी एनर्जी बाहर रिलीज करती जाएगी, एनर्जी निकलती जाएगी, वह पानी का जो कण होगा उतना ही शांत होते जाएगा, रेस्ट में आते जाएगा, स्टेबिलिटी में आते जाएगा। ठीक है, जब तक उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस नहीं पहुंच जाता तब तक तो वो मोशन नहीं रहेगा, वाटर के फॉर्म में है तो। लेकिन जब उसका टेम्परेचर घटते 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 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा और वो जब जल बर्फ के रूप में जमना शुरू करेगा, तो सोचिए उस टाइम वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, वाटर के जो कण हैं, जल का जो अणु है, उसकी अवस्था क्या होगी? अब वो सॉलिड बन जाएगा, एक ठोस बन जाएगा, और उसके पार्टिकल्स जो है रेस्ट में आ जाएंगे, तो रुक गए। जो पूरा 100 डिग्री सेल्सियस पे एनर्जी ज़्यादा होने के कारण बेचैन थे, वो खौल रहे थे, इधर उधर तितर बितर भाग रहे थे, उसकी एनर्जी कम होती चली गई, और उसके जो कण थे, उसके जो अणु थे जल के, वो रेस्ट में आ गए, बिल्कुल जैसे कि एक स्टेबिलिटी में आ गए, उनके पास एक अस्थायित्व आ गया। नो डाउट सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी अपने जगह पे वाइब्रेट करते रहते हैं, लेकिन फ्रीली जिस तरीके से मोशन कर सकते हैं वाटर के अंदर, फ्रीली जिस तरीके से वेपर में वाष्प के रूप में बनकर बाहर निकल रहे थे, जितने वो बेचैन थे, अभी वो नहीं है। कारण क्या है? उसके पास एनर्जी कम है। एक 100 डिग्री सेल्सियस का खौलता हुआ जल और एक 0 डिग्री सेल्सियस पे उपस्थित, या उसके और भी माइनस टेम्परेचर में उपस्थित जैसे कि बर्फ कि दोनों के अस्थायित्व के बारे में सोचिए कि कौन ज़्यादा अस्थायी है, और अस्थायी है तो क्यों है, ये सोचिए।
तो आपको समझ में आएगा ये बात कि भाई जिसकी एनर्जी कम होती है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। आई बात समझ। इसी तरीके से आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। मैं बोलूँ कि आप और हम, जैसे हम लोग खड़ा होकर के पढ़ाते हैं रोज़ जो है सो कि कभी कभी क्लासेस में जो है सो कि 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे, तो होता है कि शाम का आदमी थक जाता है। ज़रा सोचिए कि अगर आपको कहा जाए कि आज आपको 8 घंटे तक बिल्कुल खड़े होकर पढ़ना है, बिल्कुल खड़े होकर, आपको 1 मिनट या 1 सेकंड भी आपको नहीं कहा जाएगा बैठने के लिए, तो आप पूरे दिन परेशान हो जाएंगे। आपकी जो स्टेबिलिटी है, अस्थायित्व है, कम हो जाएगी, आपकी बेचैनी बढ़ जाएगी। लेकिन वही आपको कहा जाता है कि 8 घंटा बैठ के पढ़ना है, 10 घंटे बैठ के पढ़ना है, तो कोई उतनी परेशानी नहीं होगी जितना खड़ा होकर पढ़ने में होगी। ठीक है, तो वही चीज़ आपको कहा जाए कि चलो भाई 8 घंटा 10 घंटा आपको सो के पढ़ना, मतलब आप लेट जाओ और सो जाओ और सो के पढ़ो। सोने का मतलब ये नहीं कि आप पूरा सो गए, नींद में आ गए और फिर पढ़ना, ऐसा कुछ नहीं, आप लेट के पढ़िए। ठीक है, तो आपको अरे शरीर तो बहुत आराम है। तो खड़ा होने के कंपेयर कीजिए, जब खड़ा होकर पढ़ाई कर रहे थे उसकी तुलना में अगर देखेंगे तो जो लेट करके पढ़ाई कर रहे हैं आपके बॉडी को ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलती है। और यही कारण है कि हमें जब रात को सोना होता है, शरीर बॉडी को रेस्ट देना होता है, आराम करना होता है, तो जो है सो कि हम ऐसे लेट के सोते हैं, अपनी हाइट को बिल्कुल कम करते हैं। ठीक है, नहीं तो हम खड़े खड़े नहीं सो जाते क्या, बैठे बैठे नहीं सो जाते क्या, है कि नहीं? तो कुछ लोगों के अंदर तो टैलेंट ये होती है कि खड़े खड़े सो जाते हैं, बैठे बैठे सो जाते हैं। ठीक है, लेकिन एक स्टेज है कि हम लेट करके सोते हैं। तो आपको पता होगा कि एक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला होती है mgh। m क्या होता है? बॉडी का मास, g क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण, और h क्या होता है? हाइट। तो आप देख रहे होंगे कि कोई अगर व्यक्ति अगर खड़ा है तो उसका जो हाइट है वो ज़्यादा है। अगर यही व्यक्ति अगर बैठ जाए, अगर ये बैठ जाए तो इसकी हाइट कम हो जाती है, और यही व्यक्ति अगर लेट जाए, यही व्यक्ति अगर लेट जाए तो इसकी हाइट 0 हो जाती है। तो यहाँ पे mgh, h का 0 होना मतलब एनर्जी का 0 होना। तो यहाँ पे इसके पास एनर्जी क्या है? कम है। यहाँ पे एनर्जी क्या है? सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे एनर्जी क्या है? इससे कम है। तो जहाँ सबसे ज़्यादा एनर्जी है वहाँ स्टेबिलिटी कम है, अस्थायित्व कम है, बेचैनी ज़्यादा है। ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे उसी तरह की बात है कि जो एनर्जी जहाँ कम होगा वहाँ अस्थायित्व ज़्यादा होगा, और जहाँ एनर्जी अधिक होगी वहाँ अस्थायित्व कम होगा। या सिंपल सा आप देख रहे होंगे कि आज के टाइम में गर्मी का मौसम है, तो मई जून के महीने में जो गर्मी होता है इसमें अक्सर हम क्या चाहते हैं कि फ़ैन चलता रहे, कूलर चलता रहे, एसी चलता रहे। क्यों? क्योंकि जैसे टेम्परेचर बढ़ती है हमारे क्लासरूम की, हमारे हॉल की, हमारे बेडरूम की एनर्जी बढ़ जाती है, तो हम उसमें एसी लगाते हैं, जैसे कि कूलर लगाते हैं, जो भी ठंडा हमें रख सके, हमारे बॉडी को जैसे कि सुकून दे सके उस गर्मी के माहौल में, वैसा चीज़ हम अपने कमरे में रखते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो उस कमरे के, उस क्लासरूम के टेम्परेचर को कम करता है, वहाँ पे एनर्जी कम करता है। एनर्जी कम होती है तो हमारा बॉडी का हा क्या बात है, कितना आनंद आ रहा है कि नहीं? तो एनर्जी कम होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, एनर्जी ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी कम होगी। ठीक है, तो वही चीज़ है, इस चीज़ को ध्यान में रखिए। तो अब आपको समझ में आया होगा कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं अगर किसी सब ऑर्बिट में, उपकक्ष में या सबसेल जिसको कहते हैं, उसमें जब वो भरना चाहते होंगे, जाना चाहते होंगे, तो कहाँ जाना चाहते होंगे? वो कहाँ भरना चाहते हैं? तो वहाँ भरना चाहते होंगे, सबसे पहले वहाँ जाना चाहते होंगे जहाँ एनर्जी कम होती होगी, जहाँ ऊर्जा कम होती है, क्योंकि वहाँ पे जाएंगे तो उनको स्टेबिलिटी ज़्यादा मिलेगा, वहाँ अस्थायित्व उनको ज़्यादा होगा। ठीक है, ओके। तो अब अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की, यानी इलेक्ट्रॉन को सजाने की, तो हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने लिया सोडियम, और सोडियम का परमाणु संख्या 11 है, और अभी तक आपको पता होगा जितना परमाणु संख्या होता है उतना ही प्रोटॉन और उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है जब परमाणु उदासीन होता है, उस पर जब कोई चार्ज नहीं हो। तो इसमें 11 परमाणु संख्या है तो इलेक्ट्रॉन भी 11 होगा। अब 11 इलेक्ट्रॉन को हमें अरेंज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आएगा? 1s। क्यों? क्योंकि 1s की एनर्जी सबसे कम है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 1s। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11। लेकिन इसकी क्षमता मैंने बताया था S E D F G H I, मैंने आपको बताया था उपकक्ष में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं। तो
तो S का मैंने बताया था कि 2, P का 6, D का 10, F का 14, G का 18, मतलब यहाँ 2 है, 4 6, 4 10, 4 14, 4 18, 4 22, मतलब इस तरीके से 4 4 ये बढ़ते चला जाता है कि नहीं। तो S जो सबऑर्बिट है, S जो उपकक्ष है, उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, उससे अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे दिखाते हैं S के ऊपर ऐसे पावर के फॉर्म में, लेकिन इसको आप पावर पढ़िएगा मत, ऐसे पढ़िएगा 1s2। क्या पढ़िएगा? 1s2, क्योंकि यहाँ कभी जैसे कि अगर S में तो नहीं आएगा, लेकिन अगर P होगा तो वहाँ 3 भी होने वाला है, 3 4 बनाना 6 होने वाला है, तो आप पावर शब्द का इस्तेमाल नहीं करिएगा, क्योंकि ये पावर नहीं है, ये रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन की संख्या को। ठीक है, जो भी आपको दिखेगा S के ऊपर या P के ऊपर या D के ऊपर, जब भी हम लोग यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो उसमें जो यहाँ दिखेगा वो इलेक्ट्रॉन की संख्या को दिखाता है। यहाँ जो SPDF जो कुछ भी होगा वो किसको बताएगा? उपकक्ष को। ठीक है, और ये किसको बताएगा? याद कीजिए, शुरू में ही बताए थे, ये बताता है कक्ष को, ऑर्बिट को, सेल को, कि पहले ऑर्बिट की बात चल रही है, की बात चल रही है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो खैर, यहाँ तो मैंने इंफॉर्मेशन दे दी, मैं यहाँ पे कर देता हूँ फिर से। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना है तो सबसे पहले 1s आएगा, बट S की कैपेसिटी 2 है तो इसमें 2 डाल देते हैं। चलो ये भर गया। ठीक है, 1s की एनर्जी सबसे कम है, यहाँ पे स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, तो 11 इलेक्ट्रॉन है, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स तो वहीं जाना चाहेंगे, लेकिन क्या सारे इलेक्ट्रॉन्स 1s में ही भर जाएंगे? आंसर है नहीं, क्योंकि उसकी अपनी कैपेसिटी है, उसकी अपनी क्षमता है। ठीक है, तो वो जितनी उसकी कैपेसिटी है उससे ज्यादा नहीं रख सकता है वो। ठीक है, तो 1s की क्षमता 2 है तो 2 ही रखेगा। तो इसके बाद कौन है? 2s है। ठीक है, तो S यहां भी है, ये 2 क्या रिप्रेजेंट करता है? L को। जो भी उपकक्ष के पहले नंबर लगा है, ये सारे के सारे किसको रिप्रेजेंट करते हैं? सेल को, ऑर्बिट को, कि वो कौन सा ऑर्बिट है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 2s, तो S है तो S की क्षमता 2, उससे ज्यादा वो रख नहीं सकता है, तो 1s2 2s2, कितना इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए? 4 अपने स्थान पकड़ लिए, भर गए। बचा कितना? 7, 11 है ना, तो 4 भर गए, तो ये भी भर गया, ये भी भर गया। अब कौन आता है? 2p, यहाँ पे क्या लिख देते हैं? 2p। अब p की कैपेसिटी कितनी होती है? तो p की क्षमता होती है 6, और बचा कितना इलेक्ट्रॉन है? 7, तो ये 6 तो आराम से रख ही लेगा, लेकिन अभी एक और बचा है, तो अब इसमें वो ऐसा नहीं है कि एक बचा है तो रख लेगा, नहीं, इसकी जितनी कैपेसिटी है उतना ही रखेगा। तो 2p की जो कैपेसिटी थी वो भर भी गया, और जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन बचा भी है। तो अब अगला आ जाएगा 2p के बाद कौन आएगा? 3s। जब यहाँ ये भर गया तो अब ये आएगा 3s। इसकी कैपेसिटी कितनी है? 2 की, क्योंकि यहाँ पे s है। ठीक है, तो 2 रखना चाहता है, लेकिन बचा कितना है? 1। तो जो 2 खा सकता है वो 1 तो खा ही सकता है ना, है कि नहीं? तो जो 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है वो तो आराम से 1 रख लेगा। यहाँ पे 1 रख दीजिए। तो ये जो हुआ, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हुआ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ किसका? सोडियम का, उपकक्ष के आधार पर 1s2 2s2 2p6 3s1, ऐसे पढ़िए। ठीक है, ओके। इसी प्रकार से मैं एक और ले लेता हूं, कार्बन परमाणु संख्या 6, कार्बन है, एटॉमिक नंबर 6 होता है इसका। तो सबसे पहले कौन आएगा? फिर से 1s। अब 1s, S की कैपेसिटी 2, ये भर गया, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6, बचा कितना है? 4, तो फिर 2s आएगा। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? S है तो 2 ही होगा। अब ये भर गया तो कौन आएगा? 2p। p की कैपेसिटी कितनी है? 6, तो क्या 6 इलेक्ट्रॉन भर दे? नहीं, देखिए बचा कितना है, तो 2 इसमें भर गया, 2 इसमें भर गया, 4, यहाँ कितना था? 6, तो 4 भर गया, तो इसमें कितना होगा? 2। इसकी कैपेसिटी, इसकी क्षमता 6 की है, लेकिन बचा 2 है तो 2 ही रखेगा, ज्यादा कहाँ से आएगा? तो क्या हुआ कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन? 1s2 2s2 2p2। यहाँ मैं लेता हूँ फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर 9। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा? 1s, कितना हो जाएगा? 2। फिर कौन आएगा? 2s, 2s में कितना? 2। फिर कौन आएगा? 2p, 2p में कितना जाएगा? तो यहाँ पे 9 है, 2 2 4 भर चुका, यहाँ पे कितना जाएगा? 5। ठीक है, तो 2 2 4 और 5, 9 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो क्या पढ़ेंगे? 1s2 2s2 2p 5। ठीक है, तो ये फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। इसी तरीके से आप जो है सो कि कुछ और एलिमेंट्स का लिखिए, जैसे क्लोरीन।
तो क्लोरीन का परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर 17 होता है, 17। तो लिखिए सबसे पहले कौन आएगा 1s, 1s में 2, फिर कौन आएगा 2s, 2s में 2, इसकी कैपेसिटी के अनुसार इलेक्ट्रॉन आएगा, फिर कौन है 2p, तो यहाँ तो 17 है इलेक्ट्रॉन, तो अभी बढ़ते जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 6, फिर कौन है 3s, तो s की क्षमता 2 ही भरी है, फिर कौन है 3p, 3p में कितना 6। अब काउंट कर लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, 2 2 4 अच्छा 10 2 12 6 18, बराबर हो गया ना। तो 18 कहाँ से होगा, 2 2 4 अच्छा 10 और 2 12, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे 17, तो बचा 5, तो यहाँ तक बढ़ चुके, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए था 5। ध्यान रखिए, ऐसा नहीं कि पी कैपेसिटी 6 है तो उसको कैपेसिटी के अनुसार अरेंज करना, नहीं, जितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं उसी के हिसाब से करना है, ठीक है। तो ये क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ठीक है। तो ये जो है सो कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हुआ। लेकिन बात ये है कि हम कक्ष के आधार पर भी लिखना चाहते हैं सही, और यहीं से अगर चाहें हम लिखना तो क्या लिख सकते हैं। हम यदि लिखना चाहते हैं ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कक्षक में से रखना चाहते हैं, तो क्या संभव है यहाँ से, आंसर है हाँ। यहाँ से आप कक्षक में भी इलेक्ट्रॉन दिखा सकते हैं, यहाँ से आप कक्ष में भी इलेक्ट्रॉन दिखा सकते हैं, ठीक है। तो कक्षक आपको याद होगा, जो मैंने कक्ष उपकक्ष कक्षक वाले वीडियो जो मैंने किया था, तो शायद वो दूसरा या तीसरा वीडियो में ये था, तो आपको याद होगा क्वेश्चन मैंने बताया था कि जो कक्षक होता है वो रूम के अंदर जो हम बेड लगाते हैं उसको कहते हैं, और एक बेड पे 2 आदमी सो सकते हैं, 2 आदमी रह सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में कक्षक में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम क्षमता 2 होती है, और किसके लिए कितना बेड लगाते हैं ये हमको पता है पहले से, एस है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता है, तो इसके लिए बेड कितना लगाएंगे 1, ठीक है, ये एस है, तो इसकी भी कैपेसिटी 2 की, तो इसके लिए भी 1 बेड, मतलब इसके लिए 1 ऑर्बिटल, इसके लिए भी 1 ऑर्बिटल, इसके लिए कितना ऑर्बिटल 3, क्यों, क्योंकि भाई इसकी क्षमता कितनी है 6, तो जिस रूम में 6 लोग रह सकते हैं उसके लिए कितना बेड चाहिए 3, क्योंकि एक बेड पे कितना परिभाषित है 2, तो 3 बेड लगा दीजिए ऐसे आप, ठीक है। यहाँ पे कितना लगाना होगा 1, क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे तो ऐसे है, तो ये इसके लिए 1 ऑर्बिटल, इसके लिए कितना, देखिए इसकी क्षमता है 6, कैपेसिटी 6 है, इसमें भरा 5 है, उससे मतलब नहीं है, जितनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से बेड लगाना है, भले वो बेड खाली रहे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना 1 2 3 1 2 3, क्योंकि इसकी क्षमता कितनी है 6। अब इलेक्ट्रॉन को रखना है, तो इलेक्ट्रॉन 2 है, तो एक ऑफ स्पिन एक डाउन स्पिन, ठीक है। ये आप हायर क्लास में जाएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि इलेक्ट्रॉन का जो रोटेशन वगैरह होता है वो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होता है, इसलिए हम उसको ऐसे दिखाते हैं, और उसको बोलते हैं ऑफ स्पिन डाउन स्पिन, ठीक है, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन कैसे दिखा सकते हैं, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये कैसे है, कैसे, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन या 10 इलेक्ट्रॉन जब भी हम पी या डी कक्षक में भरेंगे, तो वहाँ पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा भरने के तरीके पर कि कैसे हम भर रहे हैं, वरना गलती कर सकते हैं। जैसे मैं भर रहा हूँ 1 2 3 4 5 6, आपने गौर किया मैंने कैसे भरा, मैंने सब में पहले 1 इलेक्ट्रॉन भरा, उसके बाद फिर यहाँ शुरू से मैं गया, इस भरने के तरीके पे ध्यान दीजिएगा। अगर मैं ऐसा करता 1 2 3 4 5 6, तो ये गलत हो जाता, तो आपको सर इसमें और इसमें अंतर क्या है, दोनों तो सेम ही दिख रहा है, ये बात समझ आ रही है। तो मैंने क्या बोला, भरने के तरीके पे ध्यान दीजिए, क्योंकि मान लीजिए जब कभी 3p में 3 इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लीजिए कि जो 3p है इसमें कभी 3 इलेक्ट्रॉन हो, और वहां पे आपको p के लिए 3 बेड लगाया गया हो, और इलेक्ट्रॉन जब आप भरेंगे कैसे भरेंगे 1 2 और 3, तो ये गलत हो जाएगा, जबकि इसका सही ऐसे होगा 1 2 3, ठीक है। तो भरने के तरीके पे ध्यान देना, ये नहीं कि ये सही हो गया तो हम इसको ऐसे ही अपनाएंगे, नहीं, सबसे पहले 1 इलेक्ट्रॉन भरते जाएंगे, फिर जितना इलेक्ट्रॉन होगा उसको दूसरी बार हम उसको भरते जाएंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। जैसे हमसे कहा जाए कि एक 3p4 है और इसको अरेंज कीजिए, तो इसमें कौन सा सही है आप बताइए। 1 2 3 4, पहला ये है, दूसरा ये है 1 2 3 4, 1 2
3 4, 1 2 3 4, इन सब में कौन सा कॉन्फ़िगरेशन सही है, कौन सा सजाने का तरीका या कौन सही सजाया गया है, कौन सही है। तो अब देखिए 3p कितना है 4, तो p की कैपेसिटी 6 की होती है तो बिट तो 3 लगाना ही पड़ेगा, लेकिन इसमें 4 है तो 1 2 3 4, लेकिन भरना क्या चाहिए था 1 2 3 फिर यहाँ से 4, तो ये गलत हो गया, ये गलत है। यहाँ पे देखिए एक इसमें भरा ठीक है, एक इसमें भरा ठीक है, यहाँ भी एक भरा ठीक है, लेकिन जब 3 भर गया चौथा डालना था तो फिर मुझे यहाँ आना चाहिए था, लेकिन हमने यहाँ आया नहीं, हमने यहीं पे डाल दिया चौथा, तो ये भी गलत है। यहाँ पे हमने पहले में भरा ही नहीं तो ऑलरेडी ऐसे गलत हो गया। यहाँ पे पहले इसमें एक भरा होगा, फिर इसमें एक, फिर इसमें एक, चौथा बचा, फिर वापस है यहाँ से भरना शुरू किया, ये सही होगी। बस समझ आ रही। तो भरने के तरीके पे ध्यान रखना है कि जब कक्षक में इलेक्ट्रॉन को सजाएंगे तो एक बार सारे ऑर्बिटल्स में, सारे बेड में एक एक इलेक्ट्रॉन देते जाएंगे, उसके बाद जब इलेक्ट्रॉन बचेगा तो फिर से हम वापस आएंगे। बस समझ आ रही, ठीक है। तो इस कंटिन्यूस जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन को सजाने का तरीका है, इस पे ध्यान रखना है, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। यहाँ पे 3s है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन आराम से भर सकते हैं। p है तो यहाँ पे 3 बेड लगा दीजिए क्योंकि इसकी कैपेसिटी 6 होती है। 5 है तो 1 2 3 4 और ये 5, सही हो गया। तो ये क्या हो गया उपकक्ष के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये क्या हो गया कक्षक के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और यहीं पे हम लोग ये पढ़ेंगे कक्षक के आधार पे, सॉरी ये हो गया कक्षक के आधार पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और यहीं पे हम लोग ये देखेंगे कक्ष के आधार पे K L M। जरा देखिएगा, अगर पूछ दिया जाए इसको दिखा करके कि बताइए K में कितना इलेक्ट्रॉन है K ऑर्बिट में, तो समझिए शुरू वाला देखिए कहानी यहाँ पे प्रॉफिट देगा आपको। 1 यहाँ लगा है और कहीं है क्या, नहीं, और ये 1 किसको बताता है कक्ष को, और 1 का मतलब क्या फर्स्ट ऑर्बिट यानी K कक्ष। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो S में है, और S कहाँ है, S उपकक्ष है, और वो कहाँ है पहले कक्ष में, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन है उपकक्ष में और उपकक्ष उस कक्ष में है, तो इलेक्ट्रॉन उस कक्ष में भी तो हुआ है कि नहीं। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ है K में है। L देखिए S के पहले 2 लगा है और P के पहले 2 लगा है, मतलब ये जो 6 इलेक्ट्रॉन है और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये दोनों ही दूसरे ऑर्बिट में ही है, अलग अलग ऑर्बिट में नहीं है। तो L में कितना हो गया 6 और 2 8, ये 3 और 3 किसको रिप्रेजेंट करते हैं तीसरे कक्ष M को। तो ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं वो किस में है तीसरे ऑर्बिट में। तो 5 और 2 कितना हो गया 7, तो K में हो गया 2, L में 8 और M में कितना हो गया 7। तो ये हो गया कक्ष के आधार पे, ये कक्षक के आधार पे, और ये उपकक्ष के आधार पर हो गया। तो तीनों के बेसिस पे आप इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हैं। हाँ, बशर्ते ये वाला एनर्जी ट्रेंड आपको याद होना चाहिए। अगर ये नहीं याद होगा तो ये गड़बड़ होगा, इसके बाद ये गलत होगा, फिर ये गलत होगा। तो कहीं ना कहीं ये आप ध्यान रखिए कि किसकी एनर्जी कम होती है, किसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, और उसके अनुसार आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखिए। ठीक है, चलिए मैं बात कर रहा हूँ कैल्शियम, परमाणु संख्या 20। तो सबसे पहले कौन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। जरा इसको देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 क्या हुआ 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 20 इलेक्ट्रॉन था, 20 भर गए, और जिस तरीके से एनर्जी बढ़ते गया उस तरीके से मैंने भरा है। ठीक है, अब यदि इसके लिए ऑर्बिटल्स लगाना हो, कक्षक लगाने हो, तो आप कक्षक बना करके इलेक्ट्रॉन को भर सकते हैं। तो S के लिए कितना बेड हो जाएगा 1, S के लिए फिर से 1, P के लिए 3 बेड, S के लिए 1 बेड, P के लिए 3 बेड, S के लिए फिर 1 बेड। जहां आपको P दिखे वहां 3 बेड लगा दीजिए, क्योंकि उसकी कैपेसिटी 6 है, और कैपेसिटी के हिसाब से ये जैसे कि बेड लगाना है, उसमें इलेक्ट्रॉन कितना भरा है नहीं भरा है उस पर नहीं ध्यान देना। तो यहाँ पे S में 2 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे रख दीजिए, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन है, रख दीजिए, यहाँ पे 6 है तो 1 2 3 4 5 6, इसमें 2, इसमें 6, 1 2 3 4 5 6, इसमें 2 भर दीजिए, हो गया कक्षक के आधार पर। अच्छा, कक्ष K L M, तो K में कितना 2, क्योंकि एक K को रिप्रेजेंट करता है और एक कहीं और है नहीं, 2 2 L को रिप्रेजेंट करता है, तो 2 और 7 कितना हो गया 8, 3 3 M को रिप्रेजेंट करता है, 6 2 8, 4 किसको रिप्रेजेंट करता है
ये n कक्ष को रिप्रेजेंट करता है। तो n बराबर कितना 2। तो जो मैं बात कर रहा था शुरू में कि कक्ष के आधार पर 18 के बाद गलत होने लगता है 19 का हो या 20 का, तो जो शुरू में हमने कॉन्सेप्ट बैठा के रखे होते हैं K L M N O ऐसा कुछ, तो इसकी क्षमता 2 होती है, इसकी 8, इसका 18, इसका जो है सो कि कितना 32, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि जब कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो K की क्षमता 2 भर देते हैं, इसकी क्षमता 8 ही भर देते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि 2 और 8 कितने हुए 10, और इसकी क्षमता कितनी है तीसरे कक्ष की 18। तो ये भाई 10 इलेक्ट्रॉन भर गया और 10 बचा है, तो 10 तो आराम से ये रख ही सकता है, क्यों नहीं रख सकता है। लेकिन यही पे गलती करते हैं, क्यों? क्योंकि जो m कक्ष में 3D था, बात समझिए, जो m में 3D था, क्योंकि m तीसरा है तो इसमें तीनों कक्ष होगा 3s 3p और 3d, और चौथा में कितना होगा 4, कौन कौन 4s 4p 4d 4s, और इसमें कौन कौन 3s 3p 3d। तो जो तीसरे कक्ष में 3d होता है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है जो चौथे कक्ष में 4s है उससे। तो इससे एनर्जी जब ज्यादा हुई तो इसमें इलेक्ट्रॉन थोड़ी जाएगा, इलेक्ट्रॉन 4s में चला जाएगा, और वही कारण है कि यहाँ पे n में 2 आ गया, इसमें 10 नहीं हुआ तीसरे कक्ष में। ये बात आपको समझ में आ रही है? ठीक है, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होकर यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो चौथे कक्ष का जो 4s है उसकी एनर्जी तीसरे कक्ष के 3d की एनर्जी से कम है, और एनर्जी जहां कम होगी इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। तो चौथे कक्ष में ही 4s है तो इलेक्ट्रॉन पहले वहां जाता है, जब 4s भर जाएगा फिर इलेक्ट्रॉन 3d में आता है जो तीसरे कक्ष में है। बात आपको समझ में आ रही है? तो इसके वजह से क्या होता है कि यहाँ पे हम गड़बड़ी करते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि भाई कैपेसिटी 18 की है, ये आराम से 10 क्यों नहीं रख सकता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी एनर्जी लेवल को भी ध्यान रखना है कि उसके अंदर जो उपकक्ष हैं उनके अलग अलग उपकक्षों की ऊर्जा स्तर क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले वहीं जाएंगे जहाँ एनर्जी कम होती है। ठीक है, तो आप हमेशा उपकक्ष के आधार पर ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखें और वहां से आप कक्ष के आधार पे ज्ञात करें। तो अब आपका ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये सही हो गया, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो इसी के जैसा आप 1 to 30 मैं आपको चाहूंगा कि आप परमाणु संख्या 1 से लेकर के परमाणु संख्या 30 तक एटॉमिक नंबर 1 to 30 आप जो है सो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे उपकक्ष, कक्षक और कक्ष के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप अपने कॉपी में खुद से लिखें। हाँ, मैं आपको एक चीज कहना चाहूँगा कि जो एटॉमिक नंबर 24 है और जो एटॉमिक नंबर 29 जो 24 है उसका नाम है क्रोमियम और जो 29 है वो है कॉपर। तो ये जो दो एलिमेंट है इनकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब आप लिखेंगे तो थोड़ी सी इसके रीजन्स होते हैं। जैसे 4s में आप भरेंगे तो 2 आ जाएगा, लेकिन 4s में 2 नहीं होता, 4s में 1 होता है इन दोनों के। तो उसका एक छोटा सा रीजन है, नेचर में हमको ऐसा ही मिलता है और उसी के आधार पर हम अपना रीजन बनाया है, इसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, छोटी सी बात है, लेकिन आप इसको पहले 1 से 30 तक लिखिए, पहले आप समझिए तो कि गलती कहाँ हो रही है और ये नेचर हमको क्यों जो है सो कि मतलब ये हमने जो ट्रेंड बनाया उसमें बार बार जो है सो कि नेचर उंगली करता है, कहता है नहीं यहाँ से हम ऐसे हैं, फिर आप उस ट्रैक पर चलिएगा तो नेचर नहीं अब यहाँ से हम ऐसे हैं। तो वही जो है प्रकृति जिस तरीके से रास्ता दिखाती है हमें वैसे ही देखना है और उसी के अनुसार हमें अपना एक्सप्लेनेशन देना है, ताकि हमारा प्रैक्टिकल और हमारी थ्योरी दोनों सही हो, तभी जाके एजुकेशन सही होगा और हम आगे समझ पाएंगे, सीख पाएंगे और उसी के आधार पर किसी नई चीज़ का इन्वेंशन कर पाएंगे, नई चीज़ों को खोज पाएंगे, नहीं तो सारी चीज़ें व्यर्थ हो जाएंगी, बेकार हो जाएंगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, इसको आधार बनाइए और इस आधार पे आप बार बार इसे प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिस विद्यार्थी का स्ट्रांग होता है, मैं ये कहना चाहूँगा उन विद्यार्थियों से कि उनका केमिस्ट्री बहुत अच्छा होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि देखा जाए तो ये एक चैप्टर है पीरियोडिक टेबल आवर्त साल में, तो जब आप पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, अकार्बनिक रसायन, तो उसमें S ब्लॉक आता है, P ब्लॉक आता है, D ब्लॉक आता है, F ब्लॉक आता है, तो उसके जितनी सारी प्रॉपर्टीज होती हैं एलिमेंट्स की, उसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहीं ना कहीं से घूम फिर के आ ही जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आपका ठीक है ना, तो तुरंत आपके दिमाग में जो है सो कि बात खटकने लगता है कि भाई यहाँ पे इतना इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इतना इलेक्ट्रॉन है, इसकी स्टेबिलिटी ये है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन इतना है, इसकी वैलेंसी इतनी है ना। तो ये सब चीज़ जो है सो कि सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे डिपेंड है। तो ये आपका रीढ़ का हड्डी है अगर ध्यान से देखा जाए तो ना, शरीर के रीढ़ का हड्डी नहीं हो
शरीर खड़ा रहेगा? नहीं रहेगा ना। तो शरीर खड़ा रखने के लिए रीढ़ का हड्डी इंपॉर्टेंट है, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप इसे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और प्लीज़ आप मैं बोल रहा हूँ ना, मैं इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन को इतना मतलब चाट जाइए ना, उसको इतना रट्टा मार लीजिए, इतना समझ लीजिए कि हाँ कोई बोले भाई कैल्शियम का, तो वो दिमाग में ये नहीं चलना चाहिए भाई किसका एनर्जी कम ज़्यादा, कन्फ्यूजन वाला मामला, या आपको बताने में जो क्लासरूम में टाइम लगता है कि ये जो करते हैं ये नहीं होना चाहिए, एकदम मुंह से निकलना चाहिए 1:2:2:6 3:3:6 4:2, ये कैल्शियम का हुआ। कोई पूछे कि नियम में क्या होता है तो 1:2:2:6 फटाक से बोलना चाहिए। मैग्नीशियम परमाणु संख्या दिमाग तुरंत आना चाहिए कि 1:2:2:6 3:2। तो इस तरीके से एकदम आपके जुबान में बसा होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एकदम धर 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 आप बोलते चले जाएं। और ये आपका तगड़ा होगा तो मैंने बोला ना कि केमिस्ट्री आपकी जरूर अच्छी हो, ये ध्यान रखिएगा। और ये अच्छा नहीं है तो इस मतलब अगर ये अच्छा है तो चांसेस हैं कि केमिस्ट्री अच्छी होगी, लेकिन ये अगर अच्छा नहीं है तो इसके 100% चांस है कि केमिस्ट्री अच्छी नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। तो प्लीज़ आप बेसिक केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ शुरू से लेकर अब तक जितना टॉपिक उसे तो आप ध्यान रखें ही, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन का जो पार्ट 3 था और ये जो पार्ट 4 आज का जो वीडियो है, इन दोनों का आप इतने अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए कि आप केमिस्ट्री में बहुत अच्छे हो जाए, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक और थैंक यू सो मच अब तक जुड़े रहने के लिए और इतने प्यार और सहयोग देने के लिए बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।